हेलो फ्रेंड्स, रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के लास्ट 7 वीडियोस में हमने इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ किया जाता है इसको डिस्कस किया था। मैंने आपको 2 केसेस बताए थे। मैंने आपसे कहा था कि जब हम किसी बीम के ऊपर यूनिट लोड को मूव करते हैं तो फिर उसके कारण इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किस तरह से ड्रॉ होता है किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए, उसको ड्रॉ करना बताया था मैंने। और फिर मैंने आपको मुलर ब्रेसलियो प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए किस तरह से ड्रॉ होता है उसको भी डिस्कस किया था। ठीक है, अब आज हम आगे चलते हैं और रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के इस 8th पार्ट में हम रोलिंग लोड को डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जब फर्स्ट वीडियो बताया था, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि हम रोलिंग लोड के लिए 5 केसेस डिस्कस करेंगे। ठीक, और उन 5 केसेस के लिए 3 लोडिंग कंडीशन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूं और फर्स्ट केस की बात करता हूं। फर्स्ट केस में मैंने आपसे कहा था कि हम जब किसी बीम के ऊपर लोड को मूव कराते हैं तो फिर उसके एंड्स पे शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, मतलब एंड शियर मैक्सिमम हो, इसको डिस्कस करते हैं। तो मैंने केस 1 लिखा और केस 1 में लिखा है कि मैक्सिमम एंड शियर, कि शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू एंड पे कब होगी मैं वो डिस्कस करता हूँ, जब लोड को आप मूव करते हैं किसी भी स्पैन के ऊपर, किसी भी बीम के ऊपर। ठीक है, तो चलिए शियर फोर्स के लिए मैंने आपको एक साइन कन्वेंशन बताया था, पहले हम उसको डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर मैक्सिमम शियर फोर्स की बात करेंगे एंड्स पे। ठीक है, देखिए साइन कन्वेंशन की जब मैंने बात की थी तो आपसे कहा था कि राइट डाउन पॉजिटिव होता है तो लेफ्ट अप भी पॉजिटिव होता है। मैंने आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताया था कि राइट वाला ब्लॉक नीचे जाए और लेफ्ट वाला ऊपर जाए। ठीक है, राइट वाला नीचे और लेफ्ट वाला ऊपर, ये जो साइन कन्वेंशन था इसे आपने पॉजिटिव साइन कन्वेंशन बोला था। ठीक, मतलब किसी भी सेक्शन के राइट वाले फोर्सेस अगर नीचे जाते हैं, मतलब राइट डाउन होता है, फोर्स अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है राइट साइड में तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और इसी तरह से लेफ्ट साइड में अगर अपवर्ड डायरेक्शन में होता है तो उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। उसी तरह से मैंने कहा था कि राइट अप अगर नेगेटिव राइट अप फोर्स लग रहा है तो उसे हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, और इसी तरह से लेफ्ट डाउन में जो होगा उसे भी हम नेगेटिव फोर्स कंसीडर करते हैं शियर फोर्स कैलकुलेशन में। ठीक है, तो चलिए इसी से मैंने आपको मैक्सिमम एंड पे शियर फोर्स बताने की कोशिश की है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। यहाँ पे लिखा है फॉर ए सिंपली सपोर्टेड गिर्डर द ग्रेटेस्ट लेफ्ट एंड रिएक्शन इज द मैक्सिमम पॉजिटिव शियर। ठीक है, एंड द ग्रेटेस्ट राइट एंड रिएक्शन इज द मैक्सिमम नेगेटिव शियर। कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब होगा और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कब होगा किसी भी बीम के ऊपर जब आप लोड को मूव कराते हैं तब। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, उसको शॉर्ट में लिख दिया कि मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शियर कब होगा, जब मैक्सिमम लेफ्ट एंड रिएक्शन हो। ठीक है, मैंने अभी आपसे कहा था कि लेफ्ट अप जो फोर्स होगा उसे हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो फिर जब किसी भी बीम के ऊपर जो लेफ्ट वाली रिएक्शन मैक्सिमम होगी तभी आपको शियर फोर्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, उसी तरह से मैंने नीचे लिखा कि मैक्सिमम नेगेटिव एंड शियर कब होगा। ठीक है, तो ये कब होगा, जब मैक्सिमम राइट एंड रिएक्शन हो। ठीक है, कि राइट एंड पे जो रिएक्शन होगी वो मैक्सिमम हो, मतलब राइट वाली रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में जो लग रही है वो जब मैक्सिमम होगी तब आपको मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स मिलेगा। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा था कि हम इन 5 केसेस को डिफरेंट लोड कंडीशन के लिए चेक करेंगे। तो मैंने आपसे 3 लोडिंग कंडीशन बताई थी, कौन कौन सी, कि फर्स्ट हम पॉइंट लोड को डिस्कस करेंगे कि अगर व्हील लोड मूव करता है किसी भी बीम के ऊपर तो फिर उसकी किस पोजीशन के लिए हमें मैक्सिमम वैल्यूज़ मिलेंगी किसी भी स्ट्रेस फंक्शन के लिए। यहाँ पे मैं शियर फोर्स की बात कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट केस में हम शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी उसको हमें चेक करना है, तो उसके लिए लोड पोजीशन क्या होगी, व्हील लोड की पोजीशन क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद मैंने कहा था कि यूडीएल की हम बात करेंगे कि अगर यूडीएल की लेंथ
ज़्यादा हो स्पैन लेंथ से, तो फिर मैक्सिमम एंड शियर क्या होगा, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि यूडीएल की लेंथ अगर कम है स्पैन लेंथ से तो फिर मैक्सिमम एंड शियर कब होगा, इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करता हूँ और फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। मुझे 3 कंडीशन डिस्कस करना है, अभी मैं फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ और व्हील लोड को डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, ए बी स्पैन है एक, ठीक है, उसकी लेंथ एल है और ये एक लोडिंग सिस्टम है, 5 व्हील लोड हैं और इन 5 व्हील लोड को जब आप मूव करते हैं इस बीम के ऊपर, हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, मुझे एंड पे शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव की बात करता हूँ कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कब मिलेगा। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए मैंने लिखा है कि मैक्सिमम लेफ्ट हैंड रिएक्शन। तो लेफ्ट हैंड रिएक्शन कौन सी होगी, वी ए, ये वी ए है। ठीक, इस पे जो रिएक्शन उसको मैंने वी ए बोल दिया, उस पे राइट साइड पे जो सपोर्ट है बी, उस पे जो रिएक्शन है उसको मैंने वी बी बोल दिया। तो जब वी ए मैक्सिमम होगा तब आपको एंड पे शियर फोर्स की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्लियर, अब ये वी ए मैक्सिमम हो तो उसके लिए हम लोड को मूव कराते हैं। ठीक है, तो चलिए अगर ये 5 के 5 लोड अगर इस स्पैन के ऊपर रखे हों तब वी ए की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं और फिर लोड को मूव कराएंगे और फिर हम वी ए की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। मतलब 1 2 3 ट्रायल करके देखेंगे और जिस ट्रायल के लिए वी ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगी, मतलब एंड पे शियर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू हम चेक कर लेंगे। ठीक है, देखिए अपरेंटली तो मुझे ये समझ में आता है कि जब पूरे के पूरे लोड हों, मतलब 5 के 5 लोड जब उस बीम के ऊपर रखे होंगे तभी वी ए मैक्सिमम होगा। ठीक है, जब अगर किसी एक लोड को आप हटा दोगे तो उस बीम के ऊपर लोड कम हो गया और लोड कम हो गया तो वी ए भी कम हो जाएगा। अपरेंटली तो मुझे ऐसा ही लगता है। ठीक है, लेकिन हम उसको चेक भी करके देखते हैं कि ये जो हमें लग रहा है वो सही है कि नहीं है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं इस लोड को इस बीम के ऊपर रख दूं, मतलब ये जो W1 लोड है, इस W1 लोड को अगर मैं ए पॉइंट पर रख दूं और फिर बाकी लोड को उस तरह से अरेंज कर दें, जो डिस्टेंस है उस तरह से वहाँ पे अगर मैं लिख दूं तो फिर वी ए की वैल्यू क्या होगी, पहले तो हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं फर्स्ट ट्रायल पोजीशन की बात करता हूँ। फर्स्ट ट्रायल पोजीशन में मैंने लिखा कि व्हेन, यहाँ पे लिखते हैं व्हेन लोड W1 इज एट पॉइंट ए। ठीक है, तो फिर अब इस फर्स्ट ट्रायल पोजीशन के लिए, मतलब VA1 के लिए, ठीक है, हमें वी ए की वैल्यू क्या होगी, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, इस कोऑर्डिनेट को मैं बोल देता हूँ Y1। ठीक है, और बाकी इसी तरह से आपको 5 जो दूसरे कोऑर्डिनेट्स हैं वो मिल जाएंगे। हम दूसरे जो 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, वो मिल जाएंगे। ठीक है, इसको Y1 बोल दिया, इसको Y2, ये Y3, ये Y4 और ये Y5 हो गया। ठीक है, तो देखिए मुझे अगर शेयर फोर्स बोल दीजिए एंड पे या रिएक्शन बोल दीजिए VA, तो VA की जो वैल्यू होगी वो होगी प्लस W1 Y1 प्लस W2 Y2 प्लस W3 Y3 प्लस W4 Y4 प्लस W5 Y5। ठीक है, ये आपको फर्स्ट ट्रायल के लिए रिएक्शन मिल गई। ठीक है, मतलब मुझे VA1 की वैल्यू मिल गई कब, जब ये W1 का लोड पॉइंट A पे है। क्लियर, और मुझे ऐसा लगता है कि यही मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, अपरेंटली यही लगता है। ठीक है, क्योंकि पूरे 5 के 5 लोड इस स्पैन के ऊपर हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं और एक चीज़ और डिस्कस करते हैं कि इस एंगल को मैं बोल देता हूँ कि ये थीटा है, तो फिर tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/L। ये 1 है और ये L। ठीक है, और इसको मैं कुछ और भी तरह से लिख सकता हूँ कि मान लीजिए मैं इस डिस्टेंस, इस लोड को अगर dx डिस्टेंस से
मूव करूं तो फिर वर्टिकल जो डायरेक्शन में वो कितना मूव करेगा, वो उसकी अगर उसको मैं dy बोल दूँ तो ये dy बाय dx भी मैं इसको लिख सकता हूँ, क्योंकि ये जो एंगल दिख रहा है दिस इज थीटा, ये थीटा है, मतलब ये एंगल भी थीटा ही होगा। समझ में? आपने ये dx अगर मूव किया किसी भी लोड को तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट इंक्रीज होगा वो dy से इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं और मैं एक लोड को पास कर देता हूँ। W1 को मूव कर दिया और W2 लोड को मैं लेके आया A पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। ठीक, अब देखिए, जब इस को W1 को आपने मूव कर दिया और W2 को A पे लेके आए तो क्या होगा हम उसकी बात करते हैं। तो देखो, आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, A डिस्टेंस, क्योंकि W1 और W2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो A है। ठीक, मतलब dx जो है वो A हो गया। अगर dx A है, dx if मैं लिख देता हूँ कि if dx इज इक्वल टू A, तो फिर dy इज इक्वल टू जो होगा वो A बाय L हो जाएगा। यहाँ पे A लिख दीजिए तो A बाय L हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये y1 तो बचे ही नहीं अब, क्योंकि उसको तो आपने मूव कर दिया। अब ये जो y2 है इसमें कितना इंक्रीमेंटल चेंज हुआ, तो वो पहले y2 था, अब y2 प्लस A बाय L हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो W2 के नीचे कोऑर्डिनेट होगा वो कितना हो जाएगा, वो y2 प्लस A बाय L हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से y3 प्लस A बाय L हो जाएगा, y4 प्लस A बाय L प्लस और इस W5 के नीचे y5 प्लस A बाय L हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इस सेकेंड ट्रायल पोजीशन के लिए जब W2 A पॉइंट पे है तो फिर VA की वैल्यू क्या होगी हम उसकी बात करते हैं। तो मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कि when load W2 is at point A। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, ये वाली इक्वेशन को। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ VA2 सेकेंड ट्रायल की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए अब W1 तो मूव कर गया, तो W1 तो बचा नहीं उस स्पैन के ऊपर, लेकिन W2 है तो मैं लिखता हूँ प्लस W2 इंटू y2 प्लस A बाय L प्लस W3 y3 प्लस A बाय L प्लस W4 y4 प्लस A बाय L, और यहाँ पे लिख दीजिए प्लस W5 y5 प्लस A बाय L। क्लियर? ठीक है, ये सेकेंड ट्रायल लिख दिया मैंने कि सेकेंड ट्रायल के लिए VA की जो वैल्यू होगी वो इस तरह से आ गई। क्लियर? अब इसको अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो और सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि VA2 इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस W2 y2 प्लस W3 y3 प्लस W4 y4 प्लस W5 y5। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे A बाय L अगर मैं कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देता हूँ, तो फिर ब्रैकेट के अंदर बचेगा W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। क्लियर? यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएंगी आपने जब इसको सॉल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, अब अगर ये VA1 की वैल्यू ज़्यादा हो इस VA2 से तो क्या होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि if VA1 इज़ ग्रेटर देन VA2 हो तो क्या होगा। ठीक, इसको इक्वेशन 2 बोल देना आप। ठीक है, समझ में आया? तो देखो अब अगर मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 को कंपेयर कर लूँ तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे ये वाले टर्म तो कॉमन है, मैं इसको काट देता हूँ।
ये 4 टर्म्स जो हैं ये कॉमन है दोनों साइड से, ठीक है। तो अगर VA1 ज़्यादा हो VA2 से तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे होगा कि W1 Y1 इज़ ग्रेटर देन A/L, W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5। समझ में? मैंने कहा कि VA1 अगर ज़्यादा है VA2 से, मतलब W1 Y1 इज़ ग्रेटर देन A/L और ब्रैकेट के अंदर W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 होगा, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। तो जब सॉल्व करोगे तो क्या होगा, मैं उसकी बात करता हूँ। देखिए, मुझे यहाँ से इस फिगर को देख के पता है कि ये जो Y1 लिखा है आपने, ये Y1 जो है वो 1 के बराबर, ठीक है, क्योंकि इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम आपने जो VA का ड्रॉ किया है उसमें जो कोऑर्डिनेट है A पॉइंट पे उसकी वैल्यू तो 1 है, हमें पता है, ठीक है। मतलब Y1 इज़ इक्वल टू 1 है। तो फिर यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि W1 अपॉन A इज़ ग्रेटर देन W2 प्लस W3 प्लस W4 प्लस W5 अपॉन L, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि कि VA1 ज़्यादा होगा तब ये कंडीशन वैलिड होगी, ठीक है। VA1 VA2 से ज़्यादा होगा तो ये वाली कंडीशन वैलिड होगी, ठीक है। अब इसको मैं कुछ टर्म्स में लिख भी देता हूँ, तो आप कैसे लिखोगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ द लोड rolled off upon succeeding wheel space, ठीक है, is greater than, यहाँ पे लिखिए sum of remaining wheel load अपॉन स्पैन लेंथ, ठीक है। जितने भी उसके ऊपर व्हील लोड बचे हैं उनका समीशन अपॉन स्पैन लेंथ, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि इस कंडीशन से मुझे पता है कि अगर आपने W1 को मूव किया और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें W1 को मूव नहीं करना, VA1 ही मैक्सिमम वैल्यू आपको देगा, ठीक। अगर मान लीजिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो फिर क्या होगा, मतलब ये कम है ये ज़्यादा है, इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें एक सेकेंड ट्रायल और करके देखना होगा, ठीक। सेकेंड ट्रायल का मतलब ये है कि W1 तो पास कर दीजिए और W2 को भी हम पास करके देखेंगे और W3 को फिर A पॉइंट पे लाके देखेंगे और फिर कंडीशन चेक करेंगे। तब क्या लिखोगे यहाँ पे, W2/B इज़ ग्रेटर देन W3 प्लस W4 प्लस W5 अपॉन L, ये करके देखना, ठीक है। और अगर W2/B इज़ ग्रेटर देन ये वाली क्वांटिटी हो, ठीक है, W3 प्लस W4 प्लस W5/L हो, इसका मतलब ये है कि W2 क्रॉस नहीं करेगा और W2 को आपको A पॉइंट पर रखना होगा, तब आपको मैक्सिमम VA की वैल्यू मिलेगी। VA की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी मतलब शेयर फोर्स की पॉजिटिव वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। अब अगर मान लीजिए W2/B की जो वैल्यू है वो भी कम है, ठीक है, तो फिर क्या करोगे, तो फिर W3/C करके देख लेना, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेस होगा उसे डिवाइड कर लेना, उसे मैंने C बोल दिया, तो W3/C करेंगे और यहाँ पे W4 प्लस W5/L करके देखेंगे, ठीक है। और अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा आती है, मतलब W3/C की वैल्यू ज़्यादा आती है, इसका मतलब ये हुआ कि W3 पास नहीं करेगा, इस स्पैन के ऊपर से मूव नहीं करेगा और W3 जब रखा होगा A पॉइंट के ऊपर तब आपको VA की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। और अगर
W3/C की वैल्यू भी कम है इस वैल्यू से। इसका मतलब ये हुआ कि W3 भी पास होगा और फिर W4 रख के देखना होगा। मतलब हम इस तरह से चेक कर करके देखते जाते हैं और फिर जब ये कंडीशन मिल जाती है तो रुक जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो लोड जिसको आप पास कर रहे हैं उसको पास नहीं करेंगे और उसको हम ए पॉइंट पर रख देंगे और फिर उससे मैक्सिमम वी ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और वो जो मैक्सिमम वी ए की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? अभी हमने मैक्सिमम पॉजिटिव एंड शियर कैलकुलेट करने के लिए वी ए की मैक्सिमम वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसके लिए इस तरह का एक फॉर्मूला ड्राइव किया। ठीक, उसी तरह से मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम वी बी की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मतलब हम लोड को इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। ठीक है, और फिर इसी तरह का कोई एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक, और फिर इन दोनों के बेसिस पे हम मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स एंड्स पे कैलकुलेट कर पाएंगे। इसको और अच्छे समझने के लिए एक न्यूमेरिकल करते हैं। अब फर्स्ट केस मैक्सिमम एंड शियर पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यूमेरिकल लिखा, मैंने कहा द व्हील लोड सिस्टम एज शोन इन फिगर। ये व्हील लोड सिस्टम है एक, इस पे 4 व्हील लोड लगे हुए हैं। कैन मूव ऑन ए गेडर ऑफ स्पैन 5 मीटर। एक गेडर है, ये सिंपली सपोर्टेड एक गेडर है, 5 मीटर स्पैन। फाइंड द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स फॉर द गेडर। कि मैक्सिमम पॉजिटिव और मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की वैल्यूज चाहिए और मुझे पता है कि मैक्सिमम शियर फोर्स जो होगा वो एंड्स पे होगा। ठीक है, एंड पे शियर फोर्स की वैल्यू मैक्सिमम होती है, ये हमें पता है। ठीक, अब आगे चलते हैं और इसमें हम 2 केसेस डिस्कस करते हैं। मैंने फर्स्ट लिखा कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स और फिर मैक्सिमम नेगेटिव शियर फोर्स की बात करेंगे। तो चलिए, फर्स्ट पार्ट में मैंने लिखा मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स, और मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स का मतलब है कि मैक्सिमम लेफ्ट हैंड रिएक्शन होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मैक्सिमम लेफ्ट हैंड रिएक्शन। ठीक, अब हम इसको कई ट्रायल लगा के देखते हैं। तो फर्स्ट ट्रायल की बात करता हूँ। फर्स्ट ट्रायल में मैंने कहा कि ये जो 4 व्हील लोड हैं, इनको हम सब चारों के चारों व्हील लोड को इस स्पैन के ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक है, और फिर रिएक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो फिर इस 120 के लोड को मैं ए पॉइंट पर रख देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने इसको यहाँ रखा और ये 120 का लोड इधर आ गया। ठीक है, ये लोड पोजीशन है फर्स्ट ट्रायल के लिए। ठीक है, ये 4 व्हील लोड लगे हुए हैं, तो मैंने ये 4 व्हील लोड यहाँ पे लगा दिए। ठीक है, अब इन व्हील लोड के लिए ये डिस्टेंस 0.8 है, ये 0.8, ये 1 और ये 0.8। ठीक है, ये 120 का लोड, ये 400 का लोड, ये 150 का लोड और ये 250 का लोड। क्लियर? मैंने फर्स्ट ट्रायल पोजीशन में जो लोडिंग सिस्टम है उसको इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, अब मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करना है बाय इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो मुझे पता है कि ये जो फिगर है दिस इज इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम फॉर वी ए है ये। ठीक है, और वी ए के लिए इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम जब होता है तो ये वैल्यू 1 होती है। क्लियर? अब मुझे ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना पड़ेगा रिएक्शन कैलकुलेट करने के लिए, और ये कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करना है और इस कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब ये 3 कोऑर्डिनेट और कैलकुलेट करना है। तो इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालोगे? देखिए, मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि ये जो डिस्टेंस होती है यहाँ तक की, वो डिवाइडेड बाय टोटल स्पैन लेंथ कर लीजिए। ठीक है, जैसे ये जो 1 कहाँ से आया, ये 5 अपॉन टोटल स्पैन लेंथ 5। अब इस एंड से यहाँ तक की डिस्टेंस है 4.2, तो 4.2 बाय 5 हो गया। ये यहाँ से 20 पॉइंट से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस 4.2 है, 0.8 को माइनस कर लीजिए। इसी तरह से ये 3.2 हो गया, माइनस ये 4.2 में से ये 1 माइनस कर लीजिए तो 3.2 हो गया, तो 3.2 बाय 5 हो गया। और इसी तरह से ये वैल्यू हो जाएगी 2.4 अपॉन 5। क्लियर? तो देखिए, फर्स्ट ट्रायल पोजीशन के लिए मतलब VA1 की बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो VA1 कितना होगा, प्लस 120 × 1
प्लस 400 इंटू 4.2/5 प्लस 150 इंटू 3.2/5 प्लस 250 इंटू 2.4/5। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी प्लस 672 किलो न्यूटन। समझ में? मतलब इस लोडिंग सिस्टम के लिए, इस फर्स्ट ट्रायल पोजीशन के लिए जो VA की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो ये है। ठीक है, लेकिन अभी ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है कि नहीं ये मुझे नहीं पता। मतलब VA की ये वैल्यू मैक्सिमम है ये अभी हम नहीं जानते। ठीक, अभी तो हमने जो पूरा लोडिंग सिस्टम था उसको प्लेस किया, उसके बाद इसको कैलकुलेट किया। अब इस 120 के लोड को हम मूव कर देते हैं, मतलब इस स्पैन के ऊपर से हटा देते हैं और 400 के लोड को हम A पॉइंट पे ले आते हैं। तो फिर क्या VA की मैक्सिमम VA की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं कंडीशन की बात करता हूँ कि हम फर्स्ट कंडीशन लगा के देखते हैं। द लोड रोल्ड ऑफ, मतलब 120, इसको मैंने W1/A बोला था, तो 120 अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है 0.8। ठीक है, और इसी तरह से मैंने बोला था कि द रिमेनिंग लोड ऑन द स्पैन। तो अब कौन कौन से लोड बचे यहाँ पे, W2 प्लस W3 प्लस W4 अपॉन स्पैन लेंथ मतलब 5। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कितना है 400 प्लस 150 प्लस 250 अपॉन 5, मतलब ये 800 अपॉन 5 हो गया, मतलब ये 160 हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, ये 0 हटाइए ऊपर ले जाइए, मतलब ये 150 हो जाएगा। ठीक है, इससे मुझे ये पता चल गया कि W1/A इज़ लेस देन W2 प्लस W3 प्लस W4 अपॉन 5। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि इस W1 के लोड का आपको मूव कर देना चाहिए। ठीक है, और जो नेक्स्ट लोड है उसको हम A पॉइंट पे ले आते हैं तो आपको VA की ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। ठीक, इस कंडीशन से मुझे ये क्लियर हो गया। समझ में? मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, मुझे इस कंडीशन से ये पता चल गया कि इसके ऊपर से W1 लोड पास हो जाएगा और W2 लोड को आप A पॉइंट पे ले आइए तो आपको ज़्यादा रिएक्शन मिलेगी। ठीक, हम चेक भी कर लेते हैं, उसे मैं सेकेंड ट्रायल बोल देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अब इस लोडिंग सिस्टम में से हम एक लोड को हटा देंगे तो फिर आपके पास में कितने लोड बचे, 3 लोड बचे। ठीक है, और इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं वो भी मैं लिख देता हूँ। ये जो डिस्टेंस है ये बच्चा 1 और ये 0.8, ये वैल्यू है 1, दिस इज 0.8, ये 400 हो गया, ये 150 और ये 250। ठीक है, इसी तरह से अब ये कोऑर्डिनेट्स भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये जो कोऑर्डिनेट्स बचेंगे उनकी वैल्यू क्या होगी हम उसको देख लेते हैं। ठीक, ये देखिए A के नीचे जो है वो तो 1 ही है। अब ये डिस्टेंस कितनी है 1, मतलब ये जो बचेगा ये 4/5 बचेगा और इसी तरह से ये बचेगा 3.2/5। समझ में कैसे है? ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4/5 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4 में से 0.8 माइनस कर लीजिए, ये आ गया। ठीक है, तो अब हम सेकेंड ट्रायल पोजीशन की बात करते हैं। इसको मैं 2 लिख देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ सेकेंड ट्रायल पोजीशन। और सेकेंड ट्रायल पोजीशन इसे मैंने बोला VA2 और VA2 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए प्लस 400 इंटू 1 प्लस 150 इंटू 0.8 हो गया ये, प्लस 250 इंटू 3.2/5 हो गया। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी आपके पास में 680, दिस इज 680 किलो न्यूटन, ये प्लस 680 किलो न्यूटन आया।
समझ में आया। और देखिए ये फर्स्ट ट्रायल से ज़्यादा, फर्स्ट ट्रायल में जो वैल्यू आई थी 672 है और सेकंड ट्रायल में जो वैल्यू आई वो 680 है। ठीक, अब अभी भी मुझे ये नहीं मालूम कि ये वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं है। ठीक है, मतलब VA की जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है कि नहीं वो अभी हम नहीं जानते। ठीक है, तो अब एक जो कंडीशन है उसको और लगा के देख लेते हैं कैसे। अब इसकी जगह मैं W2 को मूव कर देता हूँ। अभी आपने W1 को पास किया था, अब W2 को पास करोगे तो W2 को जब पास करोगे तो क्या कंडीशन आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखे W2/B। जब W2/B लिखोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे लिखा मैंने W2/B मतलब 400/1, तो ये तो हो गया 400। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ से W2 हटा दीजिए, W2 हटा दीजिए और फिर जो रिमेनिंग लोड बचे वो देख लीजिए। तो रिमेनिंग लोड कितना बचेगा, ये बचेगा 400 और 400/5 कर लीजिए। तो 400/5 जब करोगे तो ये तो 400 से बहुत कम है। ठीक है, ये लिखा आपने 400/5 मतलब ये तो 80 आ गया। क्लियर, मतलब यहाँ पे आपको जो कंडीशन मिली वो क्या मिल जाएगी, वो देखिए। वो जो कंडीशन मिली यहाँ से आपको पता चल गया 2/B इज ग्रेटर देन W3 + W4/5। क्लियर, इसका मतलब ये हुआ कि अब W2 लोड को आपको पास नहीं करना। समझ में मैंने क्या बोला, मतलब जब W2 उस स्पैन पे होगा तभी आपको मैक्सिमम रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी या मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, वो मुझे इस कंडीशन से पता चल गया। ठीक, लेकिन मैं दूसरी तरह से भी आपको बता देता हूँ। देखिए मुझे तो पता है कि जब 400 लोड को अगर पास कर दोगे तो इस स्पैन के ऊपर जो टोटल लोड बचेगा 400 ही बचेगा। ठीक है, आपने मैक्सिमम रिएक्शन तो 680 निकाल ही ली है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो ये ही होगी। क्यों, क्योंकि अगर आपने 400 लोड को पास कर दिया तो स्पैन के ऊपर जो लोड बचेगा वो टोटल लोड ही 400 बचेगा, तो रिएक्शन 400 से ज़्यादा पॉसिबल होगी ही नहीं। ठीक है, और यहाँ से भी मुझे पता चल गया कि देयर इज़ नो नीड फॉर थर्ड ट्रायल, कि थर्ड ट्रायल लगाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मुझे ये चेक करने की नहीं देखना, ये चेक नहीं करना कि 150 का लोड पास होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता चल गया इस कंडीशन से कि 400 का लोड जब इस स्पैन पे होगा तभी आपको मैक्सिमम रिएक्शन मिलेगी और उसकी वैल्यू होगी ये, और यही मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू है इस स्पैन के लिए, ये इस बीम के लिए। क्लियर, अब मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट करते हैं। इसका मतलब है कि अब हम मैक्सिमम राइट हैंड रिएक्शन की बात करते हैं कि मैक्सिमम राइट हैंड रिएक्शन मुझे कब मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले फर्स्ट ट्रायल पोजीशन के लिए लोड को इस स्पैन के ऊपर प्लेस करते हैं और फिर उसके लिए हम रिएक्शन VB की बात करेंगे, उसे मैं VB1 बोल दूंगा। ठीक है, तो चलिए मैंने ये फर्स्ट ट्रायल पोजीशन में ये लोड को यहाँ पे इस तरह से प्लेस कर दिया। ठीक है, ये आपने लोड को प्लेस कर दिया। ठीक, ये 250 का लोड है, ये 150 का लोड है, ये 400 किलोन्यूटन का है और ये 120 किलोमीटर का है। ठीक है, ये डिस्टेंस 0.8, ये 1 मीटर, ये 0.8। चलिए अब ये VB का इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम, मैंने कहा कि मुझे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स तब मिलेगा जब VB की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो चलिए मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए VB मैक्सिमम चाहिए, तो फिर हम सबसे पहले तो ये कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर इस इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के बेसिस पे VB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो ये कोऑर्डिनेट कितने होंगे हम उसकी बात करते हैं। तो देखो ये डिस्टेंस होगा यहाँ से 4.2, तो 4.2/5 हो गया ये। इसी तरह से ये हो जाएगा 3.2/5 और इस 3.2 में से 0.8 माइनस कर लीजिए, मतलब 2.4/5 हो गया। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स आपने कैलकुलेट कर लिए। अब हम VB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और इसको मैं VB1 बोलता हूँ फर्स्ट ट्रायल के लिए। मैंने लिखा फर्स्ट ट्रायल पोजीशन और इस फर्स्ट ट्रायल पोजीशन के लिए हम VB की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो मैं यहाँ पे माइनस लिखता हूँ। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एक्सिस के नीचे, तो VB को हम नेगेटिव कंसीडर कर लेते हैं। ये समझ लीजिए ये नेगेटिव डायग्राम है। ठीक है, VA को मैंने एक्सिस के ऊपर बनाया था, मतलब उसको मैंने पॉजिटिव कंसीडर कर लिया था।
ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव शेयर फोर्स कैलकुलेट करना है, इसलिए इसको मैंने नेगेटिव बोल दिया। तो -250 इंटू 1 -150 इंटू 4.2/5, ठीक है, प्लस -400 इंटू 3.2/5 -120 इंटू 2.4/5। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी -689.6 किलो न्यूटन। समझ में आया? मतलब इस VB की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है इस लोडिंग कंडीशन के लिए और इस लोडिंग कंडीशन, मतलब इस लोडिंग सिस्टम के लिए, इस लोडिंग कंडीशन के लिए, तो फिर वो वैल्यू जो होगी वो ये होगी। ठीक, अब ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है कि नहीं, हम इसकी बात करते हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है कि हम अब इन लोड्स को पास करके देखते हैं कि कहीं सेकंड लोड पोजीशन में तो आपको मैक्सिमम VB की वैल्यू नहीं मिल रही, या VB की वैल्यू इससे ज़्यादा तो नहीं मिल रही, हम इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मैं अल्टरनेटिव एक तरीका बता देता हूँ कि अगर 250 पास कर दोगे तो इस सिस्टम के ऊपर, इस बीम के ऊपर जो लोड बचेगा वो कितना बचेगा, 400 प्लस 150 550 प्लस 120 मतलब 670, तो टोटल लोड ही 670 बचेगा और आपकी रिएक्शन तो 689.6 ऑलरेडी आ चुकी है। मतलब 250 का लोड तो पास नहीं होगा, ये मुझे पता चल गया। सर मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि अगर 250 का लोड आप पास कर दोगे तो फिर रिएक्शन की जो वैल्यू होगी वो 670 से कम हो जाएगी। ठीक है, 670 से डेफिनेटली कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लोड ही उसके ऊपर 670 बचेगा। ठीक है, देखो मैं इसको जो हमने कंडीशन ड्राइव की थी उसके बेसिस पे भी आपको बता देता हूँ कैसे। द लोड रोल्ड ऑफ, तो 250 का पास कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि W4/C, तो इसको बोल देता हूँ 250/0.8। ठीक है, ये देख लीजिए। और इसी तरह से यहाँ पे रिमेनिंग लोड ऑन द स्पैन, तो कितना बचेगा, W1 प्लस W2 प्लस W3/5। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 120 प्लस 400 प्लस 150/5। ठीक है, इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लीजिए, ये आएगा 312.5 और दिस इज़ 134। ठीक है, ये जो वैल्यू आई दिस इज़ 312.5 और ये 134, मतलब ये वाली वैल्यू ज़्यादा है इससे। ठीक, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँ तो लिख देता हूँ कि W4/C इज़ ग्रेटर देन W1 प्लस W2 प्लस W3, मतलब रिमेनिंग लोड ऑन द स्पैन अपॉन स्पैन लेंथ। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि W जो 4 है वो इस स्पैन के ऊपर से पास नहीं होगा। ठीक, मतलब आप किसी भी तरह से देख लीजिए, चाहे तो हम डिफरेंट ट्रायल लगा के VA की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और उसमें जो मैक्सिमम हो उसे हम मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू बोल दें, या फिर हम जो फार्मूला हमने ड्राइव किया है ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के बेसिस पे कर लें, हमें रिजल्ट्स सेम मिलेंगे। ठीक, मतलब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जो मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स की वैल्यू है वो है 680 किलो न्यूटन और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की जो वैल्यू है वो है 689.6 किलो न्यूटन। ठीक, ये मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स है और मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स 680 किलो न्यूटन होगा। क्लियर? अब मैक्सिमम एंड शेयर कैलकुलेट करने के लिए सेकेंड लोडिंग कंडीशन की बात और करते हैं। मींस अगर स्ट्रक्चर के ऊपर यूडीएल लगा होगा तो फिर क्या होगा, हम उसकी बात करते हैं। तो यूडीएल जब लगा होगा तो दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? मैंने कहा कि लेंथ ऑफ द लोड मींस लेंथ ऑफ द यूडीएल इज़ ग्रेटर देन स्पैन लेंथ हो तो क्या होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा उसको फर्स्ट टाइप बोल दिया और लिखा व्हेन द लेंथ ऑफ द यूडीएल इज़ ग्रेटर देन द स्पैन लेंथ। तो इस केस में जब पूरा स्पैन पे यूडीएल लगा होगा तभी आपको रिएक्शंस की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी और मैक्सिमम रिएक्शंस मिलेंगी, मतलब एंड पे शेयर फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम तभी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इन दिस केस द होल span is loaded to get maximum positive and maximum negative shear force। और वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स या मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स हो तो वैल्यू होगी WL/2।
ठीक, मतलब यूडीएल इंटू एरिया अंडर द कर्व, तो 1/2 इंटू एल इंटू उसकी हाइट जो है वो किसी भी इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम में ये जो हाइट होती है कोऑर्डिनेट जो होता है वो 1, मतलब सीधी सी बात ये है कि WL/2 होगा। अगर पॉजिटिव है तो प्लस हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर लेंथ ऑफ द यूडीएल इज लेस देन लेंथ ऑफ द स्पैन हो तो क्या होगा, तो मैंने इसको सेकंड कंडीशन लिख दी यहाँ पे और लिखा व्हेन द लेंथ ऑफ द यूडीएल इज लेस देन द स्पैन लेंथ। और अगर यूडीएल की लेंथ L1 है, मैंने यहाँ पे L1 लिख दी, ठीक है, विच इज़ लेस देन L, कि L ज़्यादा है L1 कम है, तो क्या होगा। तो देखिए उस केस में अगर मुझे मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स चाहिए, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स चाहिए, तो फिर आपको यूडीएल इस एंड पे से प्लेस करना होगा, मतलब उस यूडीएल का जो एक सिरा होगा वो ए पॉइंट पे रखिए और फिर जहाँ तक पीछे जा रहा है वहाँ तक, मान लीजिए ये अगर 10 मीटर है और यूडीएल 4 मीटर का है, तो फिर आप उसको इस एंड से प्लेस कर दीजिए, मतलब यूडीएल को कुछ इस तरह से लगा दीजिए, इस तरह से लगा दीजिए। ठीक है, तो फिर आपको क्या मिलेगा, मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स इज इक्वल टू प्लस W इंटू एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये वाला कर्व। इसको अगर मैं A1 बोल दूं, ठीक है, ये A1 है अगर, तो ये A1 को रिप्रेजेंट करेगा, ये कर्व मतलब A1 हो गया। ठीक है, और मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स चाहिए तो फिर उसके लिए VB मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब यूडीएल को आप कुछ इस तरह से प्लेस करिएगा, यूडीएल जो है वो इस तरह से प्लेस करेंगे कि उसका एक एंड B पॉइंट पे हो और उसके पीछे फिर यूडीएल लगा। इसको अगर मैं A2 बोल दूँ तो फिर मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स होगा -W इंटू एरिया अंडर द कर्व, मतलब ये A2। क्लियर, तो ये मैक्सिमम पॉजिटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा, इससे मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स मिल जाएगा इस यूडीएल के केस के लिए। क्लियर, आज हमने सिंपली सपोर्टेड गिर्डर के लिए एंड्स पे मैक्सिमम पॉजिटिव एंड मैक्सिमम नेगेटिव शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी हो सकती है उसको डिस्कस किया। अब नेक्स्ट वीडियो में, मतलब रोलिंग लोड एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम के 9वें पार्ट में हम किसी भी गिर्डर में किसी भी सेक्शन पे मैक्सिमम शेयर फोर्स की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम व्हेन लोड मूव्स ऑन द गिर्डर, तो उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।